देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे ऑब्लिक कोलिजन के। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, जब जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि बोला था कि कोलिजन के बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालनी है, और हमें रोटेशन का इफेक्ट क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास ब्लॉक। तो ब्लॉक जब टक्कर खाएगा और जब टक्कर खाने के पहले और टक्कर खाने के बाद दोनों की वेलोसिटी को मैं अच्छे तरीके से कंपेयर करूंगा, और फिर उसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थीटा एंगल ये है, जूम कर लेते हैं। तो इसका इस डायरेक्शन में एंगल है थीटा। तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, v cos थीटा। कितना वेलोसिटी दिया था, v दिया था, तो v क्या मान लें, v नॉट मान लें। इसको v नॉट एज्यूम कर लेते हैं, और इधर हो जाएगा v नॉट cos थीटा, और इस तरफ कितना हो जाएगा v नॉट sin थीटा। और कोलिजन होने के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, नहीं, ये गलत है, ये एंगल थीटा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा इन सभी बातों पे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है। वर्टिकल डायरेक्शन का काफ़ी आसान है निकालना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बस ई टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई इंटू वी नॉट कॉस थीटा, बिल्कुल। और इस डायरेक्शन की सॉरी, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या वी नॉट साइन थीटा ही रहेगी? नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल रिमेन्स अनचेंज्ड होती, तो वी नॉट साइन थीटा हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वी नॉट साइन थीटा को कम करेगा। अब समझते हैं इम्पल्स के थ्रू ये कैसे हो रहा है। जब वो टक्कर खाया मास, तो उस समय क्या एम जी नीचे लग रहा था, एफ बी डी इसका बना रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, और पीछे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक आगे जाना चाहता है, घसीटते हुए आगे जाना चाहता है, तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में। क्या एम जी इम्पल्सिव है क्या? नहीं। क्या नॉर्मल इम्पल्सिव है? हाँ इम्पल्सिव है। तो क्या फ्रिक्शन इम्पल्सिव होगा? बिल्कुल इम्पल्सिव होगा। और हमें पता है कि जिस भी डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है। तो इसका मतलब अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज होगा। सो एन इज इम्पल्सिव इन नेचर, सो फ्रिक्शन विल आल्सो बी इम्पल्सिव इन नेचर। और फिर मैं इस जगह से अब एन का वैल्यू निकाल लेता हूँ कि ये कितना है, और एफ का वैल्यू निकाल लेता हूँ कि ये कितना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू इंटू एन होता है। और ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये घसीटते हुए आगे जाने की कोशिश करेगा, तो नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा डेट विल बी मैक्सिमम, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो बात की देखते हैं, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। जो नॉर्मल लग रहा है इम्पल्सिव फोर्स, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या ये नॉर्मल लग रहा है? बिल्कुल हाँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज बेसिकली इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और क्या मुझे डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ, डायरेक्शन के साथ देना पड़ेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल है और एम जी। नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ा है एम जी से, इसीलिए एम जी काफ़ी छोटा है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एन को कंसिडर करेंगे। तो हो जाएगा एन डी टी, और एन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको प्लस लेंगे। पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या, इधर देखो ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका मोमेंटम जो होगा फाइनल वो एम ई वी नॉट कॉस थीटा लिखा जाएगा, एम ई वी नॉट कॉस थीटा, और माइनस ऑफ इनिशियल का कितना हो जाएगा, इनिशियल का होगा अगर इस तरीके से चेक करें
और नीचे की डायरेक्शन में डेट विल बी माइनस ऑफ एम वी नॉट कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एन डी टी that is equals to mv naught cos theta plus of mv naught cos theta into e। अब इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा e प्लस वन एम वी नॉट cos theta। सो दिस इज एन डी टी, है ना। ये मेरा जो फॉर्मूला निकल के आया, वैल्यू निकल के आया, ये एन डी टी का निकल के आया विच इज इम्पल्स। दूसरा क्या निकालना है हमें? दूसरा फ्रिक्शन के कारण से निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? क्या मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इम्पल्स का? बिल्कुल। चलो उसको ऊपर लगाते हैं फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है और इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वी नॉट साइन थीटा। और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी जो कि मुझे निकालना है, वी एक्स एज्यूम कर लिया है हमने, ठीक है। और फ्रिक्शन क्या लग रहा है? ऑल टाइम पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और डायरेक्शन के साथ हमें लेना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन डी टी। और किस डायरेक्शन में लग रहा है? अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करूं तो अपोजिट डायरेक्शन को मुझे माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस, और डेल्टा पी विच इज फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन माइनस ऑफ एम वी नॉट साइन थीटा। और ये म्यू हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है और ये बनेगा एन डी टी। अब देखो ध्यान से, क्या एन डी टी का वैल्यू हमें पता है? बिल्कुल हाँ पता है। इसके वैल्यू को पुट कर लो, माइनस ऑफ म्यू, और एन डी टी का वैल्यू हो गया ई प्लस वन एम वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी एक्स माइनस ऑफ एम वी नॉट साइन थीटा। तो एम से एम कैंसिल आउट कर लो हर एक जगह से, और इधर से फाइनली मेरा वी एक्स निकल के आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू ई प्लस वन वी नॉट कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम। अब इसमें चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो जाएगा तो वी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, जो कि पहले हम लोग यही काम करते थे। इसमें हम लोगों ने रोटेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया है, और दूसरा चीज हम लोगों ने फ्रिक्शन को मैक्सिमम अज्यूम किया। बोलो समझ में आया? है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेट इज वेरिएबल मास सिस्टम। सर एक बार फिर से दिखाया ना पेज। तो वेरिएबल मास सिस्टम से हम लोग इतना सा समझ सकते हैं कि अब जो भी सिस्टम हम लोग ले रहे हैं तो उसमें मास क्या करेगा, वेरी करेगा। कोई सा भी ऐसा सिस्टम जिसमें मास वेरी कर रहा हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कौन सा सिस्टम हम लोग ले सकते हैं जिसमें मास वेरी कर रहा हो? बताओ, बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग बताओ। ट्रक जा रहा है और फ्यूल उसमें से एग्जॉस्ट हो। जैसे कि मान लो कोई एक ट्रक जा रहा है और ट्रक में पूरा सैंड लोडेड है, ठीक है, और कंटिन्यूसली सैंड जो है वो गिरते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है ना। कई बार देखा होगा पानी ढो करके लेके जाते रहता है ट्रक और पानी उससे बाहर निकलते रहता है। तो इसमें मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, चेंज हाँ है ना। इनिशियली अगर कुछ मास होगा तो फाइनली अब कुछ और मास हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, और कोई रॉकेट एग्जांपल, रॉकेट। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको हम लोग
सबसे लास्ट में करेंगे। रॉकेट में क्या होता है कि जो फ्यूल अंदर होता है अंदर लिक्विड वाला फ्यूल, ठीक है, लेकिन जैसे ही कंबसन होता है तो वो गैस के फॉर्म में बन करके बाहर निकलता है तेजी से। तो ये छोटे छोटे गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मासेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन पीछे के डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होती है निकलने की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगता है और रॉकेट हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर फ्यूल मान लो इसमें 10 kg भरा हुआ है, तो कुछ हाइट जाने के बाद वो फ्यूल खत्म तो होगा। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली मास क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। फ्यूल जैसे जैसे बर्न होकर के निकलते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, इसका मास कम होते जाएगा। तो हम लोग इसे भी एक वेरिएबल मास सिस्टम के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे गुब्बारा, बलून। अगर मैं बलून को इस तरीके से बांध करके रखा हूँ और इसके अंदर गैसेस फील्ड है, गैस फील्ड किया हुआ, तो जैसे ही मैं इस बलून को छोड़ूंगा, इससे जो प्रेशराइज्ड हवा है वो स्पीड में बाहर निकलेगा। तो इस बलून का अल्टीमेटली टोटल मास क्या हो रहा है, घट रहा है ना। टोटल मास क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम वगैरह हैं। तो देखो ये सब चीज़ें तो हो गया। अब वेरिएबल मास सिस्टम में हमें निकालना है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो मासेस इससे डिटैच हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कंटिन्यूसली, वो मासेस इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने बुलेट के केस में देखा, अगर गन से बुलेट बाहर निकलेगा तो एक रिकॉइल स्पीड पीछे की डायरेक्शन में फेंकता है। क्यों? क्योंकि बुलेट अगर आगे मूव करेगा तो तुम्हारे गन के ऊपर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वही फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। समझ में आया क्या? तो ये तो डन है, डेफिनेट है कि अगर तुम किसी भी मास को आगे के डायरेक्शन में फेंकोगे तो इस पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स तो एक्सर्ट होगा ही होगा, ये बात तय है। तो तुमने बहुत सारे अगर वीडियोस वगैरह देखे होंगे या फिर मूवीज वगैरह देखे होंगे, जो रियलिस्टिक होता है उसमें क्या होता है, जो पुलिसमैन होता है वो दोनों हाथ से गन को पकड़ता है। ऐसा नहीं कि सिंगल हाथ से पकड़ लिया और फायरिंग कर रहे हैं। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉइल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। और अगर शॉटगन की बात करें तब तो उसमें और भी ज़्यादा होता है। और अगर एक मशीन गन की बात करें वो तो तुम हाथ से चलाना बहुत ही टफ है, समझ लो। इतना ज़्यादा रिकॉइल होता है कि तुम्हारा शोल्डर टूट जाएगा। तो इसीलिए उसको स्टैंड के ऊपर खड़ा करके करवाते हैं, क्योंकि रिकॉइल कम होना चाहिए। क्योंकि इस वाले केस में बुलेट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बुलेट का मास जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। जब पिस्टन अगर बात करते हैं तो उसमें बुलेट जो होता है उसका मास कम होता है और उसकी स्पीड भी कम होती है। तो इसीलिए इसमें हम लोग आसानी से हाथ से इसको फायरिंग कर सकते हैं। मूवीज़ वगैरह में जो देखते हैं वो सारे फॉल्स होते हैं, है ना, उन पे बिलीव नहीं करना है। नहीं तो अगला दिन तुम गए खुद से करने के लिए और हाथ तोड़ करके आ गए वापस घर पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे चलते हैं और वेरिएबल मास सिस्टम में हम लोग कोशिश करते हैं निकालने के लिए थ्रस्ट फोर्स जो रिक्वायर लग रहा है वो किस तरीके से लगेगा और कितना होगा मैग्नीट्यूड में। तो मान लो कि एक हमारे पास कार्ट है, जिस कार्ट में सैंड वगैरह भरा हुआ या फिर उसका मास जो है वो वेरी कर रहा है। कुछ इस टाइप का हम लोगों ने एज्यूम कर लिया इस तरीके से। और इनिशियली इसकी स्पीड जो थी ये टी इज इक्वल टू 0 पे थी, विच वॉज वी। आगे की डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। कैलकुलेशन ऑफ थ्रस्ट फोर्स। ऐसा, तो ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा था आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। और इससे जो है सैंड कंटिन्यूसली गिरते जा रहा था। तो जो गिर रहा था सैंड, वो गिरने का भी तो कुछ रेट होगा,
किस तरीके से गिर रहा था, किस फैशन में गिर रहा था। और अब हो सकता है इधर से भी गिर रहा हो, इधर से मास उसका कम हो रहा हो। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, मास इसका कम हुआ है और छोटा सा डीएम मास जो है इससे बाहर निकल गया। तो इसका मास अब इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, इसका मास इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, इनिशियली इसके मास था m और अब कितना हो जाएगा, m माइनस ऑफ डीएम। डीएम, m माइनस ऑफ डीएम हो जाएगा। इसका इफेक्टिव मास ये हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी जो है वो आगे की डायरेक्शन में v प्लस डी हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी वो थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन है और इस डायरेक्शन में इसको फेंका गया है। ठीक है, मतलब कि इसे इस डायरेक्शन में फेंका गया, जैसे कि एग्जॉस्ट होता है ना, एग्जॉस्ट से निकला है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो वो वी आर वेलोसिटी से बाहर निकला है। वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी ऑफ दिस छोटा सा मास विथ रेस्पेक्ट टू द ये कार्ट, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू द जो भी है ऑब्जर्वर, कौन सा, जो इसके ऊपर बैठा हुआ, इसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग मास। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द सिस्टम। तो इस वी आर का मतलब क्या है, जब हम लोग इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी जितनी होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग को लिखना है। एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, लैम्डा या फिर म्यू, इन दोनों से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग, रेट एट विच मास इज इजेक्टिंग। मास इज इजेक्टिंग, ज़्यादातर तो वैल्यू म्यू ही यूज़ किया जाता है और म्यू जो होता है डेट इज इक्वल्स टू डी एम बाय डी टी। ये क्या चीज़ है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, तुम ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ये ऐसा म्यू। तो अगर टाइम के साथ अगर हमारा m बढ़ रहा है तो डी एम बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव। दो केसेस हो सकते हैं, अगर टाइम बढ़ रहा है और उसके साथ साथ m बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स डी एम बाई डी टी विल बी पॉजिटिव। और टाइम अगर बढ़ रहा है और मास घट रहा है तो डी एम बाई डी टी क्या कहलाएगा, सिस्टम का मास घटते जा रहा है तो डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आती है ना, रेट जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। चलो अब आगे हम लोग करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और उस जगह से निकालते हैं कि उसकी वेलोसिटी या फिर उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं हम लोग। मोमेंटम कंजर्वेशन, सोचो स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था क्या फाइनल में भी वही होना चाहिए। सिस्टम का स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना था, बोलो कितना था, इनिशियली जो मास था वो कितना था m, और पूरे मास एमवी। का वेलोसिटी कितना था v, तो mv था और वो था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमने लिख दिया mv। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल में पहला तो जो मास बचा हुआ है इसकी बात कर रहा हूं मैं, कितना है m माइनस डी एम, और उसकी वेलोसिटी कितना है v प्लस डी वी है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, मैं लिखूंगा m माइनस ऑफ डी एम, एम वी होता है m इंटू वी, वेलोसिटी v प्लस डी वी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके वेलोसिटी की बात करनी है मुझे, क्योंकि इसका वेलोसिटी रिलेटिव है तो मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी हो जाएगा बोलो इसके रेस्पेक्ट में कैसे करके लिख सकते हैं हम लोग, मैं इधर लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द मास विथ रेस्पेक्ट टू द
सिस्टम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। और ये दोनों वी एम वी एस क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये कितना है, माइनस ऑफ वी आर है, इज इक्वल्स टू ये कितना है वी एम, मुझे निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वी एस कितना है, ये है तुम्हारा विच इज वी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वी प्लस डी वी है, इसको एक साथ कर लिया मैंने, तो इधर से मेरे पास वी एम आ जाएगा, है ना। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, और इधर से जो भी आएगा वो प्लस में हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम लोग ले सकते हैं। तो क्योंकि अपोजिट जा रहा है तो माइनस ऑफ डी एम ले लेता हूँ इनटू वी आर माइनस ऑफ वी एंड माइनस ऑफ डी वी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का हम लोगों ने कंपनसेशन ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लो, एम वी एक बार पहले एम से मल्टीप्लाई कर लिया, एम डी वी, और डी एम से मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ डी एम वी और माइनस ऑफ डी एम डी वी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ टी एम इंटू वी आर माइनस ऑफ डी एम माइनस माइनस प्लस डी एम वी और माइनस माइनस प्लस डी एम डी वी। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इधर, DMDV DMV। एम वी कैंसिल आउट हो गया, हाँ और और क्या हो रहा है, डी एम डी वी हो रहा है क्या, हाँ हाँ ये हो रहा है, और DMV भी। डी एम वी ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, एक ये चीज़ बचा और एक ये टर्म बचा। इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एम डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी एम वी आर, है ना। और दोनों साइड में डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, तो एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर डी एम बाई डी टी, और ये डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सलरेशन, और ये हो जाएगा वी आर डी एम बाई डी टी। तो मास इंटू एक्सलरेशन क्या होता है, फोर्स, सो दिस विल बी द थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी आर डी एम बाई डी टी। तो ये हमारा थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आ गया, दैट थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वी आर डी एम बाई डी टी। समझ में आया क्या? यस सर। वैसे हमेशा जो है हम लोग मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, ज़्यादातर टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैग्नीट्यूड, और माइनस साइन किस बात को डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को, या फिर टाइम के साथ अगर मास बढ़ रहा है तो उसके साथ वो चेंज किस तरीके से करेगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी को हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, म्यू, म्यू बोला था, तो एफ थ्रस्ट कितना हो जाएगा, माइनस वी रिलेटिव म्यू, माइनस बोलो या फिर प्लस बोलो, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस बोल लेते हैं। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, फोर्स उसको सपोर्ट करेगा या उसके मोशन को अपोज करेगा, वो डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो इसमें मैं दो तरीका बता रहा हूँ और उसी दो तरीके को याद रखना। ठीक है, अगर सिस्टम का मास इंक्रीज कर रहा है, इफ द मास ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर सिस्टम का मास इंक्रीज कर रहा है तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में करेगा, देन एफ थ्रस्ट विल
act in same direction of relative velocity. दूसरा अभी समझाऊंगा मैं इसे, रुक जाओ. if the mass of the system is decreasing, अगर सिस्टम का मास डिक्रीज कर रहा है तो थ्रस्ट फोर्स जो है, then thrust force will act in opposite direction of relative velocity. अब इन दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट से कि एग्जांपल ऐसा है कि मेरे पास एक बलून है, ठीक है, और बलून में अंदर कुछ हवा भरा हुआ था, मासेस है, और वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है. इस बलून के ऊपर थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिस्टम है उसके ऊपर जाकर के हम लोग बैठ जाएंगे. ये जाकर के बैठ गया, तो ये जाकर के बैठा, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में निकल रहे हैं? नीचे की डायरेक्शन में. नीचे. सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी. जो भी आदमी को दिख रहा है वही रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हुआ. सिस्टम का मास बढ़ रहा है या घट रहा है? सिस्टम का मास बढ़ रहा है या घट रहा है? घटेगा. घट रहा है. तो हमें कौन सा यूज करना है? ये वाला. अगर सिस्टम का मास घट रहा है तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में. थ्रस्ट फोर्स इस पे इधर लगेगा. ठीक है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक ट्रक है जिसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली सैंड को ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से आगे के डायरेक्शन में जा रहा था. सैंड को मैं ऐड कर रहा हूँ, कैसे? ऊपर से सैंड इसके ऊपर डालते जा रहा हूँ और ये v वेलोसिटी से जा रहा था. तो मैं पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा. तो मैं क्या किया, सिस्टम के ऊपर, ट्रक के ऊपर जाकर के बैठ गया. तो ये जो सैंड है इसकी वेलोसिटी किधर है? रिलेटिव में, क्योंकि तुम खुद आगे v से जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना. तो ये किस तरफ जाते हुए तुम्हें दिखेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. इस तरफ, है ना. दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि आदमी को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में v देना पड़ेगा. तो हर एक पार्टिकल पे v दे दो. तो ये देख रहा है इसको, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और सिस्टम का मास बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? और सेम, लेफ्ट में. सेम डायरेक्शन. तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा. मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा ड्रैगिंग फोर्स. ठीक है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका धीरे 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 वेलोसिटी घटते जाएगा. थ्रस्ट फोर्स पीछे लग रहा है ना, और इसमें क्या होगा, बलून का थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो बलून का वेलोसिटी बढ़ते जाएगा टाइम के साथ. समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम ध्यान में रखना. हम लोग इसको यूज करेंगे. चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं इजी इजी. सर डाउट था एक. हाँ बोलो, क्या है? सर अगर उसके बलून के अंदर से सारे मॉलिक्यूल्स निकल जाते तो वो थ्रस्ट फोर्स बंद हो जाता है ना. हाँ, थ्रस्ट फोर्स खत्म हो जाएगी. तो फिर लाइक तभी तो रुक जाएगा ये. रुकेगा नहीं, उसके पास वेलोसिटी तो रहेगी ना. तब तक तो फोर्स लगते लगते उसके पास वेलोसिटी आ चुकी हाँ हाँ. है ना. अचानक से थोड़ी ना कोई रुकता है. ठीक है. हाँ सर. चलो तो क्वेश्चन करते हैं. इसमें पहले मैं वर्ड्स में क्वेश्चन दूंगा क्योंकि इजी है अभी, तो तुम्हें इसे समझना है और फिर अप्लाई करना है, बस इसी कॉन्सेप्ट को. तो क्वेश्चन है, ए कार्ट इज मूविंग with a speed of u meter per second. ये u है, not mu. In forward direction and mass is
its mass is 15 kg. ठीक है, मास इज कंटिन्यूसली एडिंग, ये चीज हटा देता हूं मैं, फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे in the forward direction, and the mass of the system is continuously increasing at the rate of mu kg per second. ठीक है, पूछा गया then find the force that should be applied on the cart such that its speed remains constant. Its speed remains constant. कुछ इस तरीके से दिया गया, ऐसा सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सिंपल सा तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चन दिया कि अगर ये कार्ट है और इसकी वेलोसिटी अगर तुम्हें कांस्टेंट रखनी है तो आगे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? थ्रस्ट फोर्स के बराबर। थ्रस्ट फोर्स इस पे किधर लगेगा? अभी जस्ट एग्जांपल लिया हम लोगों ने, थ्रस्ट फोर्स जो लगेगा क्योंकि मास इसका जो है सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी पीछे की डायरेक्शन में होगी u। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज u एंड जो मास जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो दे रखा है तुम्हें म्यू। तो थ्रस्ट फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स थ्रस्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए। थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू जो है हमारा v रिलेटिव dm बाय dt होगा। मैग्नीट्यूड को हमेशा इक्वल करेंगे हम लोग, हो जाएगा F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू v रिलेटिव विच इज u और dm बाई dt इज म्यू। ये आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बोला गया एक कार्ट of mass m naught starts moving to the right due to the constant force applied on it। ठीक है, sand is continuously adding on the cart at the rate of mu kg per second।
तो फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तुम्हें बताना, सॉल्व करो। कार्ट कुछ इस तरीके से दिया गया है और सैंड बिल्कुल एग्जैक्टली पहले जैसा है, सैंड इसी तरीके से इसके ऊपर गिरते जा रहा है और इस पे फोर्स F लग रहा है। सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना कैसे है। तो स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या बोला गया कि कार्ट जो था उसका मास कितना था, m0 था, और इसके पास 0 वेलोसिटी थी लेकिन F फोर्स लग रहा था और फ्रिक्शन वगैरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और जब टाइम t हो गया, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे ये जो कार्ट होगा इस कार्ट की वेलोसिटी आ चुकी होगी और इस कार्ट का मास भी बढ़ चुका होगा, है ना। मास कितना हो गया होगा, m प्लस डी एम एज्यूम कर लेते हैं, और इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी v। और इस पे कांस्टेंट फोर्स तो F लग ही रहा है, और क्योंकि इसके ऊपर मास ऐड होते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो थ्रस्ट फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। अब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बोलो। सर वो मास को m प्लस म्यू इंटू टी ले सकते क्या? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज लेंगे, अभी हम लोग यूज करेंगे जिस तरीके से हमारा आंसर आएगा इंटीग्रेशन के लिए कन्वीनियंट होगा, हम लोग उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकता हूँ। F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लगा सकता हूँ। तो नेट फोर्स है कितना, दैट इज F माइनस ऑफ F थ्रस्ट इज इक्वल्स टू इस इंस्टेंट ऑफ टाइम का मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग dv बाय dt लिखेंगे, ठीक है। तो F थ्रस्ट कितना हो जाएगा, v इंटू म्यू, बराबर, क्योंकि F थ्रस्ट हमारा कितना हो जाएगा, F थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, v रिलेटिव dm बाई dt। समझ में आया, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन हमने दे ही दिया है, और v रिलेटिव कितना हो जाएगा v, और dm बाई dt कितना हो जाएगा, डेट विल बी म्यू। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हर एक चीज़ को वापस से ले लेता हूँ। तो हो जाएगा m प्लस डी एम और एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाय dt। तो इस फॉर्म में हमारा निकल करके आया है। और f माइनस ऑफ म्यू इंटू वी, इसमें वेरिएबल क्या है, f तो कांस्टेंट है, म्यू भी हमारा कांस्टेंट है, v इज वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा v हमारा चेंज होता जाएगा। m प्लस डी एम, डी एम का मास का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, t टाइम में जितना मास ऐड हुआ होगा डेट विल बी म्यू टी, और ये हो जाएगा dv बाई dt। अब v वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, और टाइम वाला टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा dv अपॉन f माइनस ऑफ म्यू v इज इक्वल्स टू dt अपॉन m प्लस ऑफ म्यू t। अच्छा, स्टार्टिंग में m नॉट था ना, मास m नॉट था, तो m नॉट प्लस dm लिखना था मुझे। ये हो गया। अब क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इस दोनों को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूँ इस तरीके से, तो जब टाइम 0 था उस समय जो वेलोसिटी था वो कितना था, 0, और जब टाइम t हो जाएगा तो उस समय वेलोसिटी v कितना होगा वो मुझे निकालना है। ये हो गया, और अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है क्या इंटीग्रेशन, ln ऑफ a माइनस ऑफ bx, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना आता है, ln ऑफ ax माइनस a माइनस ऑफ bx को 1 बाय a माइनस ऑफ bx होगा, और साथ ही साथ
माइनस ऑफ बी ऊपर आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर करना है -1/b आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो देखो मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को किस तरीके से रिलेट किया, और तुम भी इस तरीके से रिलेट करके इसको वेरीफाई वगैरह कर सकते हो। तो इधर आ जाएगा ln ऑफ f माइनस ऑफ म्यू वी, और साथ ही साथ आएगा -1/म्यू, और इसमें लिमिट पुट करना होगा 0 से लेकर के v तक का। और सेम वे में फिर से ये आ जाएगा ln m नॉट प्लस ऑफ म्यू इंटू टी, और बाहर आ जाएगा 1/म्यू, और लिमिट पुट करना होगा 0 से लेकर के टी। बोलो समझ में आया? म्यू से म्यू कैंसिल आउट। लिमिट पुट करो इसमें। ln पहले तो v पुट करेंगे, f माइनस ऑफ म्यू v हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ f, और माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे रहने दो। और इसमें अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ln m नॉट प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाय m नॉट। अब इस माइनस साइन को मैं उस तरफ लेके चले जाता हूँ, ये हो जाएगा ln f माइनस ऑफ, और ln log जो है मैं दोनों साइड से हटा भी लेता हूँ, दोनों का हम साथ में कर लेता हूँ। ये हो जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस ऑफ म्यू वी। मुझे क्या निकालना है? v निकालना है ना। तो क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके v निकाल सकते हैं क्या? बोलो। m नॉट प्लस ऑफ म्यू टी, और ये हो जाएगा म्यू वी इज इक्वल्स टू f माइनस ऑफ f m नॉट अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी, और म्यू को इस तरफ कर लो तो v आ जाएगा 2। किसी को कोई डाउट? समझ में आया या नहीं आया? हाँ यस हाँ बोलो। सर ln क्यों लेना है? ln इंटीग्रेशन आता है ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो मिलता है मुझे ln x, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b का करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमें? ln ऑफ ax प्लस b, और 1/a सामने। इसीलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो ln में आया आंसर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका एक और वेरिएंट आ सकता है क्वेश्चन का, जिसमें बोला जा सकता है कि ये हमारा कार्ट है, और इस कार्ट की वेलोसिटी जो थी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे v0 थी, और इसके ऊपर जो सैंड है वो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, सैंड कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बोला गया कि बताओ इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मास कितना है? m है, और m नॉट है, और किस रेट से गिर रहा है? म्यू के रेट से गिर रहा है। सॉल्व करके बताओ। देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, कुछ नहीं। इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। इस पे थ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा, ज़ीरो होगा।
क्यों? क्योंकि अगर इससे जो भी सैंड बाहर निकल रहा है और मैं इसके ऊपर बैठ करके देखूं, तो इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट। और मैं इसके ऊपर बैठ करके इसको देख रहा हूँ, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ समझो। समझ में आ रहा है हाँ ना? सर। जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं, तो हमारे साथ साथ जितने भी बॉडी है, या फिर ट्रेन के साथ जितने भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट्स हैं अटैच्ड, उन सभी की वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी के बराबर होगा। और अचानक से ट्रेन से एक पॉइंट ड्रॉप होता है, तो अब इसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की वेलोसिटी। आया ना? ये तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेम वे में जब सैंड इससे नीचे गिरेगा, तो इसकी भी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में कितनी होगी, वी नॉट, क्योंकि ये तो कार्ट के साथ अटैच था। तो मैं जब इसको देखूंगा तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 0 और थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा 0। कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगेगा, सो दिस वेलोसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम। रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम, जो रॉकेट वगैरह देखते हैं ना, PSLV, GSLV, उन सभी रॉकेट की बात करिए, और वो किस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में उड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानना चाहते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि मेरे पास ये रॉकेट है। दिवाली में रॉकेट वगैरह तो उड़ाते होगे ना, छोड़ते हो या नहीं रॉकेट? हाँ सर। अभी तो वैसे भी मना है, लेकिन फिर भी तुम लोग छोड़ ही लेते होगे। हम्म, क्या सर? रॉकेट रॉकेट। तो होता क्या है, इसके अंदर फ्यूल्स होते हैं, है ना? और जितना पेलोड ले जाना जाता है, फ्यूल कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्यूल को मतलब कि कंबशन होता है फ्यूल का, और वो क्या करता है, थ्रस्ट फोर्स इस पे प्रोवाइड करता है, और ये कंबशन करके इसका नोजल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो किया जाता है। जितना ज़्यादा नैरो होगा, उतना अच्छे तरीके से थ्रस्ट फोर्स लगेगा। और ये काफ़ी हार्ड बिल्ड भी होना चाहिए। खैर वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी वगैरह पे नहीं जा रहा है। तो लेट से कि स्टार्टिंग में इसका जो मास था वो m0 था, और ये ऊपर की डायरेक्शन में उड़ान भरना चाह रहा है। तो इनिशियल कंडीशन ये था। और हालांकि रॉकेट में इनिशियल वेलोसिटी होती नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी u। तो क्या होगा, अब इससे जो मास बाहर निकलेंगे, वो मास बाहर निकलने के कारण से नीचे की डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है, और मास जो है वो म्यू के रेट से बाहर निकल रहा है, विच इज dm/dt। तो इस पे लगेगा थ्रस्ट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो रॉकेट है, इस पे लगा थ्रस्ट फोर्स। ऊपर की डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स, और कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं शो कर देता हूँ। एक तो पहला लग रहा होगा थ्रस्ट फोर्स, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो होगा वेट इसका। तो इसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इसकी अब जो मास हो रखी होगी, डेट विल बी m माइनस ऑफ म्यू टी। इतना मास हो रखा होगा अब। तो मैं इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ। बराबर है क्या? सो एफ थ्रस्ट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v रिलेटिव dm/dt। और माइनस तो बस डायरेक्शन के लिए होता है, हमें पता है कि किस डायरेक्शन में इस पे लग रहा है। तो इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। म्यू हमारा dm/dt है,
और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं v है, मुझे इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो मास बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं और इसको देखूंगा तो ये इजेक्ट हो रहा होगा वी आर से, मुझे ये वी आर रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या कर लें हम लोग, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हटा देता हूँ। एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स कौन कौन सा है, एक तो v रिलेटिव डी एम बाई डी टी है, तो माइनस ऑफ v रिलेटिव डी एम बाई डी टी और माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज। और फिर इधर आ जाएगा तुम्हारे पास m से, m कैंसिल आउट कर लो, ये पूरे इक्वेशन में m से डिवाइड कर लो, ये r डिवाइडेड बाय और ये बनेगा डी एम बाई डी टी माइनस ऑफ जी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और अब डी टी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा माइनस वी आर डिवाइडेड बाय एम डी एम माइनस जी डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ वी रिलेटिव टी एम बाय एम का इंटीग्रेशन। ऐसा, तो कैसा इंटीग्रेशन करना होगा, जब टाइम 0 था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और उस समय मास कितना था, m नॉट, इनिशियली मास था m नॉट, फ्यूल व्यूल और हर एक पेलोड वगैरह मिला करके सारे मासेस। और जब टाइम t हुआ तो उस समय इसका मास हो गया स्मॉल m और उस समय इसकी वेलोसिटी हो गई v। और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी और माइनस ऑफ v रिलेटिव डी एम बाई डी टी एल एन एम। v रिलेटिव को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं थ्रू आउट द मोशन, कि मास जो इजेक्ट कर रहा है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इजेक्ट कर रहा है थ्रू आउट द मोशन में। और डी एम जो हो जाएगा डी एम बाई एम वो हो जाएगा एल एन एम, और इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं विच इज फ्रॉम एम नॉट टू स्मॉल एम, तो कितना हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी, और माइनस को अंदर कर लेता हूँ मैं, प्लस वी आर एल एन, लिमिट में एम नॉट को ऊपर पुट कर लेता हूँ, एम नॉट डिवाइडेड बाय एम। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, और इसे हम लोग को याद रखना है, v इज इक्वल टू u माइनस ऑफ जी टी प्लस वी आर एल एन एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल। इसको इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। मान लो कि इस पे कोई भी थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है तो ये वाला टर्म जो v रिलेटिव वाला है वो तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ जी टी। इस इक्वेशन को पहचानते हो, बोलो। अरे हाँ ना, ग्रेविटी के अंदर अगर किसी भी बॉल को फॉल कराएं या ऊपर फेंके तो यही होता है। और मान लो मैं एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में हूँ, इफ जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0, कोई भी एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो तो v का फॉर्मूला कितना हो जाएगा फिर, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ v रिलेटिव एल एन एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में v ये जो होता है हमारा ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है दिया जाता है। एम इनिशियल तो हमें पता है एम नॉट होता है, एम इनिशियल इज एम नॉट, और एम फाइनल कितना हो जाएगा, एम फाइनल
टी टाइम के बाद जितना मास बचा हुआ है विच विल बी एम नॉट माइनस ऑफ म्यू इंटू टी, बराबर है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि लेट्स से ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इन ए ग्रेविटी free space the rocket is launched. The rocket is launched with total mass of fuel with total mass of fuel is equals to the half of initial mass of the rocket. तो बोला गया अगर जो रेट है, जिस रेट से गैस इजेक्ट हो रहा है, रेट ऑफ ejection of gas is 10 kg per second and relative velocity is 200 meter per second, then find the maximum velocity of the rocket. Maximum velocity of the rocket. सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं। देखो उतना टफ है नहीं क्वेश्चन, बस बहुत ज़्यादा लेंदी वे में लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनिशियली जो मास था वो कितना था, मास ऑफ द फ्यूल इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द इनिशियल मास। अगर इनिशियल मास में एम नॉट एज्यूम कर रहा हूँ तो फ्यूल का मास कितना होगा, अरे बोलो फ्यूल का मास कितना होगा, आधा, m0/2। एम नॉट बाई टू, दिस विल बी द फ्यूल। और सबसे मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म। तो ये पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है। अब इसका मास कितना बच जाएगा, एम नॉट बाई टू। सो दिस विल बी द फाइनल मास एंड दिस इज द इनिशियल मास। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है मुझे ये निकालना है। तो ऊपर जो फॉर्मूला था उसी को यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ जी टी माइनस नहीं प्लस वी रिलेटिव एल एन एम इनिशियल अपॉन एम फाइनल, क्योंकि ग्रेविटी फ्री है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा वी रिलेटिव। वी रिलेटिव कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, एल एन ऑफ एम इनिशियल, इनिशियली कितना था एम नॉट, और फाइनल कितना है एम नॉट बाई टू। पुट कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा 200 एल एन टू। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी जब सारा का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? तब वो दिया नहीं था ना इनिशियल 0, क्या चीज़ इनिशियल ज़ीरो नहीं दिया है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस द रॉकेट इज लॉन्च्ड, जस्ट लॉन्च किया गया ना। और कुछ चीज़ें अगर नहीं भी गिवन होगी तो तुमको एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है, जैसा देख करके लगने लगेगा कि हाँ ये तो ज़ीरो ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब वो यही निकालने की सोच रहा था। अच्छा देखो अब क्या बोल रखा है कि एक रॉकेट है जिसका मास दे रखा है तुम्हें 1000 kg, दे रखा है मास है, और इसको ऊपर के डायरेक्शन में लॉन्च किया गया
रेस्ट से लॉन्च किया गया, ठीक है, रेस्ट से। और ग्रेविटी है इस बार नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है एज यूजुअल। और जो रॉकेट है वो अपने फ्यूल को बर्न कर पा रहा है 10 kg पर सेकेंड से। 10 kg पर सेकेंड से बर्न कर पा रहा है। और जो इससे बर्न कर रहा है वो जो मास इजेक्ट हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी गिवन है, डेट इज 2000 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। रिलेटिव वेलोसिटी है ये रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो जब बर्निंग स्टॉप हो जाएगा आफ्टर 1 minute of launch, burning of fuel stops, then find the maximum velocity of the rocket. सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये जब रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो कितने टाइम के बाद फ्यूल कंबशन कंप्लीट हो जाएगा? 60 सेकेंड के बाद। और 60 सेकेंड के बाद तुम्हारा वी रिलेटिव वगैरह गिवन है, एम नॉट वगैरह गिवन है, तो फाइनल मास कितना हो जाएगा? फाइनल मास विल बी इक्वल्स टू दिस मच। समझ में आया क्यों है ये सब? 400 kg है ना। ये क्या चीज़ है? एम नॉट माइनस ऑफ म्यू टी, ये चीज़ है। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ जी टी प्लस वी रिलेटिव ln m इनिशियल अपॉन m फाइनल। फाइनल वेलोसिटी ये 0, ये माइनस ऑफ g इंटू टी, जी का वैल्यू 10, टाइम कितना 60, प्लस वी आर, वी रिलेटिव है 2000, ln ऑफ m इनिशियल इज 1000 डिवाइडेड बाय m फाइनल 400। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2000 ln 2.5 माइनस ऑफ 600। जब भी हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं ना, कुछ इसी टाइप का सिनेरियो बनता है, इसी टाइप का सिचुएशन बनता है कि इसके ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होता है वो स्टार्टिंग में ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ऑफकोर्स हर टाइम पे लग रहा होगा, और W जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। और जैसे ही सारा का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है? मान लो कि इस हाइट तक पहुंचा, और इस हाइट तक पहुंचने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। क्यों? क्योंकि अभी तक एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, डेट विल बी जी। अब इसकी वेलोसिटी कम होगी और कम होने के बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ तक तो एक्सेलरेशन बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जी। और ये जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है डिपेंड करेगा कि थ्रस्ट फोर्स कितना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। और एक अच्छा, हाँ बोलो। जब वो बहुत ज्यादा हाइट पे रीच करेगा तो तभी जी का वैल्यू भी कम हो गया रहेगा ना। हाँ, अगर उस हाइट पे हम लोग जा रहे हैं तो फिर हमें जी का भी चेंज देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटा सा रॉकेट वगैरह जलाते हैं ना घर पे, ये वाला क्या है दिवाली के टाइम,
तो उसका तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में होते हैं तब तो उसकी बात ही नहीं कर सकते हैं, फिर तो एक्सेलरेशन हम मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ता है, उसमें डेटा फीड करना पड़ता है, मैटलैब के कैलकुलेशन वगैरह चलते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है और वो इंस्टेंटेनियस होता है वहाँ के हिसाब से, एटमॉस्फेयर लोकेशन के हिसाब से। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, उस लोकेशन के हिसाब से कितना एक्सेलरेशन प्रेशर लग रहा है उसके हिसाब से वो खुद ही कैलकुलेट करके बता देता है कि कितना इसका वेलोसिटी है और टाइम के बाद क्या होगा और किस डायरेक्शन में डेविएट करना है, कितना थ्रस्ट फोर्स लगाना है, सारे चीज़ इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं एडवांस लेवल का। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक वेइंग मशीन है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है वेइंग मशीन, और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक चेन इस तरीके से होल्ड करके रखा गया है। इस चेन का मास है m और लेंथ है l, रस्सी मान लो रोप है, ठीक है। तो ये जब ये नीचे, इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया गया। इफ इट इज रिलीज्ड from rest, then find the reading of weighing machine as a function of time। काफी बढ़िया क्वेश्चन। और ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे स्टैक नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि चेन जो एक हिप फॉर्म कर रहा है, हिप फॉर्म नहीं कर रहा है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो चेन है वो इस तरीके से बिछते जा रहा है और किसी भी फॉर्म में, मतलब और भी कोई फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, ऐसा एज्यूम करो। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आधे कॉन्सेप्ट जो है सही लगा और आधा कॉन्सेप्ट गलत लगा। पहला चीज़ तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि इस पे जो फोर्सेस लगेंगे नॉर्मल वाला, वो कौन कौन से होंगे, और वही नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन हमारा रीड करेगा। मान लो कि कुछ एक्स लेंथ जो है वो गिर चुका है, पहले कैसा था, ऐसा, और एक्स लेंथ जो है वो गिर चुका है। तो एक्स लेंथ अगर गिर चुका है तो ये अब ऐसा होगा और एक्स लेंथ इसके ऊपर होगा। तो जो भी एक्स लेंथ गिरा है उस एक्स लेंथ के कारण से नॉर्मल एक लग रहा होगा। पहला तो ये चीज़। दूसरा ये चीज़ है क्योंकि एक्स डिस्टेंस के नीचे की डायरेक्शन में आ चुका है तो इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी इस चेन के पास, आया ना। और अगर इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है तो ये किसी वेइंग मशीन के ऊपर अगर फॉल करेगा तो एक इम्पैक्ट डालेगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। याद है क्या? मान लो कि हमारे पास एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन के ऊपर मैं बॉल को गिराऊं, तो बॉल गिरेगा तो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा ना इसके ऊपर, है ना। क्यों? चेंज इन मोमेंटम के कारण से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसके पास तो वेलोसिटी था, जब टक्कर खाया तो पूरा कंप्लीटली रेस्ट पे आ गया, तो इसमें चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो वो चेंज इन मोमेंटम इस पे इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा और वही फोर्स है थ्रस्ट फोर्स। तो इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है और उस थ्रस्ट फोर्स का रिएक्शन जो होगा वो नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और ये जो नॉर्मल है ये थ्रस्ट फोर्स के कारण से है। और ये नॉर्मल किस कारण से है? ये एक्स मास को बैलेंस करने के लिए, एम डैश जी के लिए। तो मुझे टोटल अगर विंग मशीन का रीडिंग लिखना है तो मुझे n1 प्लस ऑफ n2 लिखना पड़ेगा टोटल, दैट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नॉर्मल्स। हाँ तो n1 तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n1 विल बी इक्वल्स टू m डैश इंटू जी, मास जो x लेंथ के लिए, मास पर यूनिट लेंथ m बाय l ले लिया और इंटू x ले लिया इंटू j ले लिया, तो दिस इज n1 बराबर। n2 निकालना है हमें,
N2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? N2 इज बेसिकली द थ्रस्ट फोर्स, F थ्रस्ट। जब वो x डिस्टेंस से नीचे गिर चुका है तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। कोई भी बॉल अगर x डिस्टेंस नीचे गिरता है उसके पास वेलोसिटी कितनी आती है? रूट अंडर ऑफ 2gh। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं इस चेन का या फिर रस्सी का, उन सभी के पास वेलोसिटी आ गया रूट अंडर ऑफ 2gh। और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? v रिलेटिव dm/dt। ठीक है, v रिलेटिव dm/dt। तो मुझे बताओ v रिलेटिव कितना हो जाएगा? क्या इसके ऊपर मैं सिस्टम पे बैठ गया, इसके ऊपर बैठ करके उस चेन को देखूं जो कि सिस्टम में मास ऐड कर रहा है, तो v रिलेटिव कितना हो जाएगा? v के बराबर ही। और dm/dt कितना होगा? मैं मान लेता हूं कि छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेन का एक मास ऐड हो रहा है, ये छोटा सा मास ऐड हो रहा है dm मास, जिसका लेंथ जो है dx थिकनेस का है, dx थिकनेस का मास है। तो dm के करस्पॉन्डिंग मास कितना हो जाएगा? बोलो, dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा dx। क्या वो dt टाइम में ऐड हुआ है? बिल्कुल हाँ। तो ये हो जाएगा लैम्डा dx डिवाइडेड बाय dt। dx बाय dt कितना होगा? dx बाय dt क्या होगा? v वेलोसिटी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। तो ये पुट हो गया v लैम्डा v, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू लैम्डा, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं। लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? m/l, v स्क्वायर m/l, और वेलोसिटी है कितना? रूट अंडर ऑफ 2gh, रूट अंडर ऑफ 2gx m/l। ये हो जाएगा 2mgx डिवाइडेड बाय l, और इधर से कितना आया? mgx बाय l। तो टोटल नॉर्मल कितना हो गया? सो रीडिंग इज इक्वल्स टू n1 प्लस ऑफ n2। n1 का वैल्यू mgx डिवाइडेड बाय l प्लस ऑफ 2mgx डिवाइडेड बाय l, दैट इज इक्वल्स टू 3mgx डिवाइडेड बाय l। सो दिस विल बी द नॉर्मल एज ए फंक्शन ऑफ x। और x का वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं, मान लो t टाइम में नीचे गिरा इनिशियली रेस्ट से, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 3mg/l, x का वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस विल बी 3/2 mg स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय। समझ में आया क्या? होश उड़ गए तुम्हारे? समझ में ही नहीं आया क्या? वो नहीं समझा, वो इम्पल्स वाला नहीं लिया मैंने। हाँ, तुमने एक ही चीज नहीं लिया, एक चीज तो लिया, दूसरा चीज नहीं लिया। अब क्योंकि ये किसका क्वेश्चन है? वेरिएबल मास सिस्टम का, तो ये कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो सिंपल सा एनएलएम का क्वेश्चन बन जाएगा ये तो, है ना। अब हाँ इस चीज को याद रखना है तुम्हें, ये वाला चीज जो यहाँ पे आया, थ्रस्ट फोर्स के कारण से जो फॉर्मूला आया v रिलेटिव इंटू लेमडा, और लेमडा के जगह पे मैं म्यू भी लिख सकता हूँ। तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो v स्क्वायर इंटू म्यू। ये हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग काम करेंगे। फ्लूइड तो मैकेनिक्स अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसके क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आया ना? इवन एक क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें कि ये सैंड वॉश जानते हो, हाँ सर। इस तरह का रखा होता है, और पूरा का पूरा सैंड जब गिर जाता है तो टाइम हो जाता है 1 घंटा, जितने भी टाइम का वो सैंड वॉच हो टाइम आ जाएगा। तो इसमें क्या था, पूरा कंप्लीटली सैंड इस तरफ फिल किया हुआ था, और अभी यहाँ पे बेस पे बिल्कुल भी सैंड नहीं था, और फिर सैंड को गिराना स्टार्ट किया। सैंड गिरना स्टार्ट करेगा तो तुम्हें इसका रीडिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम शो करना था, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है।
लास्ट में अचानक से जो वेट है वो कम हो जाता है, जो रीडिंग है। ड्रॉ करना, एक बार सोचना कैसा होगा, फिर डिस्कस करते हैं। खैर ये आउट ऑफ कोर्स है। सर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए ग्राफ। पूरा जीरो हो जाएगा। अरे पूरा का पूरा वेट कौन बैलेंस कर रहा होगा? जितना भी इसका मास होगा, मान लो 10 kg है पूरा, गिलास वगैरह मिला करके, सैंड वगैरह मिला करके, तो 10 kg का मास तो शो करना ही चाहिए ना। अभी बिल्कुल मास नहीं गिर रहा है तो 10 kg का मास तो शो करेगा, और जब पूरा गिर जाएगा तब भी तो 10 kg का ही मास आना चाहिए। तो जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बात तो जान के रखो। उसमें वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, वो किस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग एंडिंग, वो इम्पोर्टेंट सोचना। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल मास सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट टॉपिक इसमें है, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हम लोग करते हुए आ ही रहे थे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझाऊंगा इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या है इसमें, अगर एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन किया जाएगा तो क्या होगा, या फिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स which is constant and small in magnitude, in comparison with impulsive force like gravitation, है ना, then we can apply momentum conservation equation for a very small amount of time. Of time or for a particular instant of time, ठीक है, because the change in momentum due to external constant force will be very small, काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, डेट कैन बी नेगलेक्टेड। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालना चाहते हैं, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है, और चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रेशन एफ डी टी। अब फोर्स में मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और कोलिजन भी हो रहा है, मैं इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो छोटा है, तो इंटीग्रेशन एफ होगा और एन होगा जो कि इम्पल्सिव होगा, लेकिन एफ क्या होगा हमारा, कांस्टेंट डी टी। तो क्या मैं इसको इंटीग्रेशन एफ डी टी लिख सकता हूँ और प्लस इंटीग्रेशन एन इम्पल्सिव डी टी लिख सकता हूँ, दिस विल बी डेल्टा पी। अब ये जो वैल्यू होगा
ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि f का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है और dt तो ऑलरेडी छोटा है। इंटीग्रेशन में मैं इसको ऑन एन एवरेज इस तरीके से लिखूंगा प्लस n इम्पल्सिव डेल्टा टी लिखूंगा। तो ये वैल्यू जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। f का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटा है, डेल्टा टी तो ऐसे ही स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पल्सिव फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके वैल्यू को ज़रूर नेगलेक्ट किया जा सकता है इसके रेस्पेक्ट में, या फिर यहाँ पे मैं बोल दूं कि f को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ n इम्पल्सिव के रेस्पेक्ट में। इसीलिए यहाँ पे जो डेल्टा p होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन n इम्पल्सिव dt, इसी के बराबर। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? अब जैसे कि क्वेश्चन मैं दूं कि एक बॉल को फेंका गया ऊपर की डायरेक्शन में और एक बॉल जो है ऊपर से गिराया गया। इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसका था 0, यू इज इक्वल टू 0। इसको मैं स्पीड को चेंज कर लेता हूँ, इसका स्पीड मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड था और इसको ड्रॉप किया गया। आफ्टर 1 सेकेंड दोनों बॉल क्या किया, कोलाइड किया। बोथ बॉल्स कोलाइड्स in the air, then after 1 second collides in the air after 1 second, then find final velocity of each ball। और एज्यूम करना है कि इलास्टिक कोलिजन है, अभी के लिए इलास्टिक ही इज इक्वल टू 1/2 मान लो, इलास्टिक में इज इक्वल टू 1/2। तो वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, ग्राउंड से इसको फेंका गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उन दोनों बॉल पे लग रहा होगा। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो भी मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ, क्योंकि जो mg फोर्स लगेगा डेट विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द इम्पल्सिव फोर्स विच आर एक्टिंग बिटवीन द बॉल्स। तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, सिर्फ इस इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए किया जा सकता है, पूरे ड्यूरेशन के लिए हम लोग नहीं कर सकते। तो कोलिजन करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी इस डायरेक्शन में, 1 सेकंड के बाद कोलाइड किया तो 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। इसका मास m और इसका मास m। और जब कोलाइड कट जाएगा तो करने के बाद मैं मान लेता हूँ कि दोनों बॉल की वेलोसिटी हो गई है ऊपर के डायरेक्शन में, और दिस वन इज v2 एंड दिस वन इज v1। अब मोमेंटम कंजर्वेशन करो और E का फॉर्मूला अप्लाई करो। E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच 25 इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1, फर्स्ट इक्वेशन। और मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना था m इंटू 40 माइनस ऑफ m इंटू 10 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। m कैंसिल आउट कर लो तो 40 में से 10 जाएगा, डेट विल बी 30 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब ये इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v2 इज इक्वल टू 55। सो v2 इज इक्वल टू 55/2 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया क्या या नहीं आया? तो हम लोग ये सर वो इनिशियल वाला हम्म, 1040 कैसे क्या वो बताइएगा। ये तो ग्रेविटी में रिलीज किया गया है ना, तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80 इनिशियल हाँ सर, हाँ वेलोसिटी। समझ। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सेंटर ऑफ मास। हेलो।